ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली हीट के डेफिनेशंस पढ़े थे। ठीक है, आई मीन हीट का डेफिनेशन, टेम्परेचर का डेफिनेशन, उसका मीनिंग, वो सब हम लोग ने थोड़ा थोड़ा देखा था। सो आज बेसिकली वही चीज आगे कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से, लेटेंट हीट के फंडे से। ठीक है, तो लेटेंट हीट का फंडा जो है बेसिकली आपको एक ग्राफ से समझेगा। तो एक ग्राफ से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होता क्या है। ठीक है, ओके फाइन फाइन। तो देखो क्या हो रहा है ना, सबसे पहले आइस लो, सबसे पहले आइस लो। ठीक है, और आइस को हीट करना स्टार्ट करो। क्या होगा, हमें पता है धीरे धीरे आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। मैं फिर से उसे हीट किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, फिर 0 से 10, 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। एंड फाइनली एक टाइम आएगा जब उसका टेम्परेचर बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे वो जो पानी है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रोसीजर में एक स्ट्रेंज चीज होती है। आई मीन अगर सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं हीट डाल रहा हूं, हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वे। ठीक है, या फिर अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो लेट्स से मैं इसे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज मैं हीट डाल रहा हूं तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो उसका टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेंज चीज होती है जब ऑब्जेक्ट मेल्ट हो रहा है या फिर जब ऑब्जेक्ट बॉयल हो रहा है। सही है, आई मीन यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली एक्सपेरिमेंट में क्या किया है हम लोगों ने, सबसे पहले तो एक बीकर लिया है। बीकर के अंदर सबसे पहले हमने आइस क्यूब्स डाले हैं, बीकर के अंदर आइस क्यूब्स डाले। यहाँ पे हम लोग ने बर्नर डाल दिया है, बंसन बर्नर, जो बेसिकली इसे हीट अप करेगा। यहाँ पे हम लोग ने थर्मोमीटर लिया है, एंड या हम लोग ने बेसिकली किया क्या, थर्मोमीटर का टेम्परेचर वर्सेस ये हीट टाइम, ये तो कांस्टेंट अमाउंट में हीट दे रहा है, तो वर्सेस टाइम हम लोग ने एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो हमें क्या पता चला, स्टार्टिंग में तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे नेगेटिव में था, तो यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर नेगेटिव है। फिर जब वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तब थोड़े टाइम के लिए वो जीरो ही रहा, थोड़े टाइम के लिए जीरो ही रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके पानी बन गया, एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम से क्या होने लग गया, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। सो या जैसे जैसे मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो या इट इज कंसिस्टेंट विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं हीट डालू तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो वो चलता गया चलता गया चलता गया, एंड फाइनली एक पॉइंट ऐसे आया, फिर से उसका जब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो आ गया हो, तो धीरे धीरे पानी तो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, एक स्पेशल, दो स्पेशल पॉइंट्स है। ओके कोई बात नहीं सानी का, ओके वी हैव टू स्पेशल पॉइंट्स। जो स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस वाला, और दूसरा स्पेशल पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस वाला। इन दो स्पेशल पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, मैं हीट दिए जा रहा हूं, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सही है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर था, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर नेगेटिव है तब पानी आइस के फॉर्म में था, तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मैं हीट दे रहा हूं। बट आफ्टर अ सर्टन, बेसिकली सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या था, इवन दो मैं हीट दिए जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे बर्नर को बंद नहीं किया, जो मेरा बर्नर है वो ऑन है, दैट मीन्स वो हीट दिए जा रहा है, वो हीट करे जा रहा है, बट स्टिल उसका टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा है जब सारा का सारा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गया, और जैसे सारा का सारा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गया, वैसे तुरंत ही जैसे जैसे मैं हीट कर रहा हूं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया। एंड अगेन 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर से वही चीज हुई, भैया मैं हीट किए जा रहा हूं लेकिन टेम्परेचर वही रह रहा है। सही है, तो ये स्पेशल पॉइंट्स पे बेसिकली क्या हो रहा है, मैं हीट दे रहा हूं, मैं हीट को सप्लाई कर रहा हूं, बट देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो सवाल ये उठता है, अरे भैया मैं तो एनर्जी डाल रहा हूं सिस्टम के अंदर आई एम प्रोवाइडिंग द सिस्टम विद एनर्जी, बट स्टिल देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एनर्जी जा कहां पे रही है, ये सवाल उठ रहा है। ठीक है, चलो सवाल बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसका आंसर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर है मुझे एक थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी से।
ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने क्या बोला, जब भी आपका लेटेंट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट आता है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें हो क्या रहा है आपका कि हीट तो किए जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखो एक तो ये रीजन है और एक तो ये रीजन है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सवाल ये उठता है कि भाई मैं हीट तो दे रहा हूं, मैं हीट तो कर रहा हूं और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो मैं एनर्जी तो सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन तो सवाल ये उठता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो एनर्जी जा कहां रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है दैट एनर्जी इज गोइंग इन कन्वर्टिंग आइस टू वाटर। आई मीन सबसे पहले आइस जो था ये सॉलिड है, सही है, फिर आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वाटर ये लिक्विड है, सही बात है। सपोज ये जो है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर सेम है लेकिन ये कन्वर्जन के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। सो यहां पे मैं लिख लूंगा हीट, हमें एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ती है ये करने के लिए, इवन दो टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इवन दो दोनों का टेम्परेचर सेम है लेकिन आइस से पानी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस रीजन में जो एक्स्ट्रा हीट हम लोग दे रहे थे कि भाई हीट सप्लाई करने के बावजूद टेम्परेचर तो 0 का 0 है, तो ये एक्स्ट्रा हीट एक्चुअली कहां पे जा रही थी, ये आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने में जा रही थी, सही बात है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड फाइनली चलो यहां पे लिख दूंगा आइस एट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। सो या इसमें ऑब्वियसली हीट जा रहा था, पहले आइस लेट से -5 डिग्री सेल्सियस पे मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, फिर वो -5 से 0 पे आया, 0 पे आके रुक गया, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्यों, बिकॉज सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी में वो हीट जा रहा है। एक बार वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, चलो भाई अभी मैं लिक्विड बन चुका हूं, अभी मुझे कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, मैं मेरा टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं। तो यहां पे जो टेम्परेचर है इस प्रोसीजर में, टेम्परेचर तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा और फाइनली वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा और ये भी है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में, ये स्टिल आपका लिक्विड फॉर्म है। अच्छा अभी जब मैं एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करता हूं तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे और ये क्या है, ये गैस है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, इवन दो टेम्परेचर सेम है, पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर सेम है लेकिन फिर भी मुझे एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है जहां पे इवन आफ्टर सप्लाइंग हीट तुम्हारे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज लिक्विड से बेसिकली स्टेट चेंज करने के लिए पहले केस में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना था, दूसरे केस में लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना था, तो ये चेंज ऑफ स्टेट को एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है एंड दैट इज द रीजन ये जो एनर्जी है, ये जो हीट है वो एक्स्ट्रा एनर्जी में जा रही है। ओके तो जिन जिन बच्चों को ये फंडा क्लियर है मुझे थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी। अभी देखो इतना समझ आता, अभी ये डेफिनेशन देख लो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड to convert liquid phase is called to convert into liquid phase is called as latent heat of fusion। ठीक है, तो यहाँ पे इसे वर्ड बाय वर्ड देखेंगे चल क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वाटर के केस में कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा ये हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। तो इन केस बेसिकली वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट मास, यूनिट मास मीनिंग इस केस में हम लोग 1 kg का वाटर ले रहे हैं या फिर 1 ग्राम का 1 ग्राम पानी ले रहे हैं, डिपेंड्स, ऐसा यूनिट में अगर करोगे तो 1 kg लेना है और एल्स 1 ग्राम भी चल जाएगा। तो या ये हम लोग एक्सपेरिमेंट यूनिट मास ऑफ वाटर के साथ कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, सॉलिड से लिक्विड फेज कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उसे हम लोग बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं फिर से बता रहा हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग क्या है, एक सॉलिड है
वो सॉलिड से कांस्टेंट टेम्परेचर पे मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। वो कांस्टेंट टेम्परेचर एक्चुअली है क्या? वो कांस्टेंट टेम्परेचर एक्चुअली उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली इस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट मेल्ट हो रहा है। अपना सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है, सॉरी आइस जो है वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो या वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है कांस्टेंट टेम्परेचर इस केस में। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हिच इज नथिंग बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय यूनिट मास। ऑब्वियसली यार, अगर मैं छोटा ऑब्जेक्ट लूं तो उसे हीट एनर्जी कम लगेगी, अगर मैं बड़ा ऑब्जेक्ट लूं तो उसे हीट एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो दैट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन। आई मीन यहाँ पे सपोज मैं इतना सा आइस क्यूब ले रहा हूं और उसके बाजू में मैं इतना बड़ा आइस क्यूब ले रहा हूं। एकदम ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा आइस क्यूब है मुझे उसमें ज्यादा हीट एनर्जी डालनी पड़ेगी। सो दैट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन एंड दैट्स द रीजन हम लोग ने साइज को फिक्स कर दिया कि भैया यूनिट मास लेना है, इधर 1 kg लो या फिर 1 ग्राम लो, ठीक है, लेकिन तुम्हें यूनिट मास लेना है। सो या amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of solid to convert into liquid। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है उसे हम लोग बुलाते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जिन जिन बच्चों को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्लियर है मुझे एक थम्स अप दो, चलो जल्दी। अभी यहां पे सिमिलर डेफिनेशन है, यहां पे कौन सा डेफिनेशन है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड to convert into gaseous phase is known as latent heat of vaporization। exactly same definition, but चंद शब्द को बदला है, चंद शब्दों को बदला है डेफिनेशन को चेंज करने के लिए। तो या देखते कौन से शब्द है। सबसे पहले तो यहां पे यहां तक तो सेम है लिटरली, बस ये लिक्विड से गैस जा रहा है, यहां पे सॉलिड से लिक्विड जा रहा था, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जा रहा था, यहाँ पे लिक्विड से गैस में जा रहा है, और यहाँ पे बस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बदले वेपराइजेशन है। दैट्स इट। तो जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए बस वो वर्ड्स में चेंज है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? चलो वाटर के केस में ये 100 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, और एक्चुअली कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ना ये बॉइलिंग पॉइंट है। इट्स नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? इस पॉइंट पे पानी जो है वो नॉट ओनली पानी, एनी ऑब्जेक्ट उबलता है बेसिकली, और वो लिक्विड से गैस फेज में जाता है। सो या लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है, ऑफ यूनिट मास। अगेन यहां पे 1 लीटर ऑफ वाटर है एक साइड में, और एक साइड में 1000 लीटर ऑफ वाटर है। तो जाहिर सी बात है यार, जो 1000 लीटर का पानी है उसे ज्यादा हीट करना पड़ेगा स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कंपेयर टू 1 लीटर का पानी। एंड दैट्स द रीजन इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन को फेयर करने के लिए हम लोग फिक्स कर रहे हैं, मास को फिक्स कर रहे हैं। तो अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, तो इस केस में यूनिट मास ले रहे हैं। इट कैन बी 1 kg, इट कैन बी 1 ग्राम, ठीक है। बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसेस, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग बुलाते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो या तो जिन जिन बच्चों को ये डेफिनेशन क्लियर है मुझे एक थम्स अप दो। यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एक टेबल में, बेसिकली यहाँ पे सब्सटेंस दे रखा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लाइक वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जब आपका आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है तो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है तो वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे उनके स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है। यहाँ पे इट्स किलो जूल पर केजी एंड यहाँ पे इट्स कैलोरी पर ग्राम, दोनों का यूनिट अलग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलो जूल पर केजी? मीनिंग अगर मैं 1 kg का पानी लू, इफ आई टेक 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, आपका 1 लीटर ऑफ वाटर एक्चुअली 1 kg का होता है, ठीक है। अगर मैं 1 kg का पानी लू तो वो पानी को ये, अच्छा सॉरी, इस केस में बर्फ लेनी पड़ेगी मुझे बिकॉज इट्स फ्यूजन। अगर मैं 1 kg ऑफ आइस लू तो 1 kg ऑफ आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इतना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, 333 किलो जूल्स ऑफ हीट मुझे देना पड़ेगा। वही अगर मैं 1 ग्राम लू तो मुझे 80 कैलोरीज देनी पड़ेगी। यहाँ पे यूनिट्स का डिफरेंस है बस। और वही वेपराइजेशन देखो तो वेपराइजेशन देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। आई मीन अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, 1 kg का पानी है, 1 लीटर ऑफ पानी ले लो, एक पतीला लो, उसके अंदर 1 लीटर ऑफ वाटर डाल दो, ठीक है, और उसे उबालना स्टार्ट कर दो। तो जब पूरा का पूरा पानी उबल जाएगा तो ये समझ लेना कि मैंने इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर डाला, तब जाके वो उबल के बाहर आया,
ठीक है, और कैलोरीज पर ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम पानी तो इतनी कैलोरीज हमें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यह अलग अलग मटेरियल की दे रखा है, कॉपर का दे रखा है, देन इथाइल अल्कोहल, ठीक है, देन गोल्ड सिल्वर लेड, ये अलग अलग के आपको दे रखे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अच्छा अभी आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर at 100 डिग्री सेल्सियस, कौन सा तुम्हें ज्यादा जलाएगा? ठीक है, स्टीम ज्यादा हार्मफुल है या वाटर ज्यादा हार्मफुल है? दोनों का टेम्परेचर सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। सो या एक साइड में 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, दूसरे साइड में 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, कौन सा ज्यादा हार्मफुल है? चलो जल्दी से सोच के बताओ मुझे। ओके, आंसर आ चुके हैं, भाविका ने आंसर दिया है। ठीक है, सिर्फ भाविका ने आंसर दिया, मुझे सबका आंसर चाहिए। ओके, सानिका का भी आंसर आ गया। चलो सब लोग कमेंट करो, या फिर अगर वर्बली बताना वर्बली बताओ, कौन सा ज्यादा खतरनाक है? 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम ज्यादा खतरनाक है या 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ज्यादा खतरनाक है? सर मेरे को यश ने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया है यहाँ पे। डिप्लोमेटिक आंसर का मीनिंग क्या होता है? आई मीन फॉर एग्जांपल सपोज यूजुअली पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं, या फिर जो बहुत शाना बंदा है वो ऐसा करेगा। ठीक है, आई मीन सपोज यहाँ पे दो पार्टीज है, एक पार्टी दूसरी पार्टी, ठीक है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और अगर मैं जा रहा हूं, अगर सपोज मैं जा रहा हूं लड़ाई सुलझाने में, तो मैं इसके साइड से भी बात करूंगा और इसके साइड से भी बात करूंगा, सो दैट मैं दोनों से भी दुश्मनी ना मोल लूं। बिकॉज अगर मैंने मैंने एक पार्टी को फेवर किया तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली मेरी दुश्मन बन जाएगी, एंड वाइस वर्सा। सो या इसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक आंसर, कि किसी को भी फेवर मत करो। ठीक है, सो या तो या यहां पे कुछ लोगों ने पानी बोला है, कुछ लोगों ने स्टीम बोला है। आपका आंसर है स्टीम। स्टीम ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ट्राई करना है, ट्राई करो यार। चलो अगली बार ना, अगले लेक्चर में आओगे मुझे दिखाना, लेफ्ट हैंड जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पानी के अंदर डाल के आना, और दूसरा हैंड कुकर लगा देना, कुकर के स्टीम में लगा देना, कौन सा ज्यादा जलता है मुझे बता दो। ठीक है, कल मुझे बताना, सब लोग के दोनों हाथ जले हुए दिखने चाहिए मुझे, कि सर देखो यहाँ पे मेरे दोनों हाथ जले हुए। ये सच्ची में मत कर देना, ठीक है, तुम लोग के घर वाले आ जाएंगे क्लास में। ठीक है, बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि आपका स्टीम जो है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू वाटर। ठीक है, योर स्टीम इज मोर डेंजरस कंपेयर टू वाटर। क्यों? बिकॉज यहां पे हमें दिख रहा है कि स्टीम के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है। अगर पानी से अगर मुझे स्टीम में कन्वर्ट करना है तो मुझे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर डालनी पड़ेगी। सो या स्टीम के अंदर ज्यादा ज्यादा एनर्जी है वाटर से कंपेयर किया तो, एंड दैट्स द रीजन स्टीम इज मोर डेंजरस देन वाटर। तो जिन जिन बच्चों को ये फंडा क्लियर, मेरे एक थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो कि यार तुम लोग स्टीम बाथ्स में बैठते हो तो वहां पे तो स्टीम ही स्टीम होती है, और अगर एक बाल्टी के अंदर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी है तो उसमें कोई भी हाथ नहीं डालेगा। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि या चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। लेट्स से यहाँ पे बकेट ले लो, बकेट के अंदर वाटर है, बकेट के अंदर वाटर है, ठीक है, मैंने इसे हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो या इसके अंदर से स्टीम निकलने स्टार्ट हो गए। सो या तुम लोग यहाँ पे हाथ रख सकते हो अपना, लेकिन इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते। तो मुझे पता है तुम लोग ये सोच रहे हो, तो इसका आंसर ये है, जो स्टीम निकलता है ना उसका मास बहुत कम है कंपेयर टू इसके अंदर जितना पानी है उतना, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे तुम्हें चटका नहीं लगेगा, लेकिन पानी के अंदर डेफिनेटली तुम्हें चटका लगेगा, ये ज्यादा डैमेजिंग होगा। लेकिन मैं किस बात की बात कर रहा हूं, अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ स्टीम और सेम अमाउंट ऑफ वाटर लू तो, if I take same amount of steam and same amount of water, तब डेफिनेटली स्टीम ज्यादा हार्मफुल है, स्टीम ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज स्टीम के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है। देखो कभी भी जब तुम्हें चटका लगता है तब होता क्या है, जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है, हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर से हीट फ्लो होती है कोल्ड ऑब्जेक्ट पे, विच इज योर हैंड, इन दिस केस नथिंग बट योर हैंड, और इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्टीम जो है पहले हीट तुम्हें हीट देगा, उसका टेम्परेचर कम करके वो स्टीम से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वो पानी बन जाएगा। सो या वो एक्स्ट्रा हीट उसके अंदर है। सो हियर आई एम एक्चुअली वी आर कंपेयरिंग सेम अमाउंट ऑफ स्टीम एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर दोनों का क्वांटिटी सेम है तो डेफिनेटली स्टीम इज मोर हार्मफुल देन वाटर। अभी जिन जिन बच्चों में फंडा क्लियर है मुझे एक थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी। चलो अगला कॉन्सेप्ट आपका रेगुलेशन।
तो इसमें हो क्या रहा है यार, देखो एक आइस का क्यूब लो, एक आइस का क्यूब लो, एक पतला धागा लो और उसके दोनों साइड्स में वेट डाल के कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो। अच्छा, वेट के कारण क्या होगा, वेट के कारण क्या होगा, यहां पे प्रेशर बढ़ेगा और सिंस प्रेशर बढ़ेगा वो आइस को एक्चुअली काटना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे धीरे। इट विल स्टार्ट कटिंग आइस। तो धीरे धीरे एक्चुअली नीचे नीचे आना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आइस कट होना स्टार्ट होगा। लेकिन होगा क्या इस प्रोसेस में, ये पूरा का पूरा धागा कट के नीचे आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा आइस वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, ये आइस का क्यूब है, मैंने इस पे धागा डाल दिया है और दोनों साइड्स में मैंने वेट डाला है। ठीक है, और मैंने उसमें वेट डाल दिया तो उससे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर के कारण वो आइस के क्यूब को काटना स्टार्ट करेगा। लेकिन एकदम स्ट्रेंज बात क्या होगी कि ये धागा पूरा का पूरा काट के नीचे आ जाएगा, बट फिर भी आइस का क्यूब वैसा का वैसा रहेगा, इसमें बिल्कुल भी ये कट नहीं होगा दो हिस्सों में। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है, यहां पे लेट से आपका आइस का क्यूब है और यहाँ पे कटना स्टार्ट कर रहा है। हाउ, हाँ मैं बता रहा हूं कैसे, ये धीरे धीरे से कटना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, इतना पोर्शन काट देगा तो ये पोर्शन प्रेशर के कारण सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो लेकिन धागा जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वाटर है और दोनों साइड में जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम टेम्परेचर में। तो यहाँ पे जो पानी बन गया था वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या धागा तो बेचारा काटता जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि जो मैंने पीछे काटा है वो फिर से लिक्विड से वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेचारा थ्रेड पूरा काटते जाएगा काटते जाएगा काटते जाएगा, वो अपने पॉइंट पे अपनी जगह पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते जाएगा। लेकिन पीछे क्या होगा उसके, वो जो लिक्विड है अगेन वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और ये आइस क्यूब वैसा का वैसा रहेगा। तो या ये इस फंडे को बोलते हैं रेगुलेशन। तो जिन जिन बच्चों को ये फंडा क्लियर है कैसे आया, मुझे एक थम्स अप दो। चलो, ये पढ़ने के बाद अभी पढ़ेंगे एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, अभी एनॉर्मस बिहेवियर समझने के लिए ये एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे देखो। आई गेस कभी तो तुम्हारे घर वालों को पता होगा, तुम्हारे मम्मियों ने कभी किया होगा। लेट्स से यहाँ पे एक जार है और जार का ये ढक्कन है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ जार और ऊपर जो है जार का एक ढक्कन है। ठीक है, कभी कभी वो बहुत टाइट हो जाता है, इट बिकम्स एक्सट्रीमली टाइट और ये खुलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हॉट वाटर डालते हैं, हॉट वाटर। इसके कारण क्या होता है, जो ढक्कन जो है वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है और फिर वो बहुत इजीली खुल जाता है। सो ये एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। चलो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली हॉट वाटर डालते हैं हम लोग लेड पे, जो ढक्कन है ऊपर का उसके ऊपर मैं गर्म पानी डालूंगा जिसके कारण थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है और फिर वो बहुत इजीली खुल जाता है। सो बेसिकली फंडा क्या है, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लू उसको गर्म करूं तो जैसे टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज भी इंक्रीज होता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज होता है और इसे हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन, तो इस फंडे का नाम है थर्मल एक्सपांशन। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्पेशली मेटल्स के केस में बहुत विजिबल होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा गर्म करो, गर्म करो, इसके कारण क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो या ये फंडा है थर्मल एक्सपांशन का, इस फंडे को नाम देते हैं थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, अगर आप रेलवेज की लाइन देखो, पटरिया देखो अगर रेलवेज की, सो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम देयर आर एक्चुअली गैप्स इन बिटवीन, थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं इनके बीच में। ये रेलवे लाइंस है एक्चुअली, इनके बीच में गैप्स होते हैं। ये गैप्स का यूज क्या होता है, बेसिकली एटमॉस्फेयर में या फिर सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर का वेरिएशन आया उसके कारण क्या हो सकता है, रेलवे की पटरियों का लेंथ कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो लेंथ बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण वो ब्रेक होने के चांसेस एक्चुअली, अगर उसे फैलने के लिए जगह ही नहीं है, अगर उसे फैलने के लिए जगह ही नहीं है तो वो टूट जाएगा, इंटरनली उसमें ब्रेकेज हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे गैप्स होते हैं। अगर आप रेलवे के पटरियों को देखो, अगर रेलवे ट्रैक्स को अगर देखो तो दे आर कंस्ट्रक्टेड इन सच वे कि उनके बीच में थोड़े थोड़े एट सम पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ लेंथ उनमें गैप्स दिखाई देंगे तुम्हें। और ये गैप्स क्यों होते हैं, कि ये प्रॉपरली एक्सपांड कर पाए, बिकॉज ऑब्वियसली सराउंडिंग का टेम्परेचर तो तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कभी गर्मी ज्यादा होगी और कभी ठंडी ज्यादा होगी, तो लिटरली देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ 30 ऑलमोस्ट 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस, जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, और जिसके कारण आपका जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट या लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, जिसके कारण उस पे अगर उसे फैलने के लिए जगह नहीं दी तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो या वो प्रेशर इंक्रीज ना हो इसलिए यहाँ पे थोड़े से गैप्स रखते हैं, जिसके कारण अगर वो एक्सपांड हो रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके लिए उसको जगह जगह है, तो अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा। इसे बोलते हैं बेसिकली थर्मल प्रेशर। थर्मल प्रेशर, तो थर्मल प्रेशर का मीनिंग क्या है, अगर एक्सपांड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जगह नहीं है तो उसके कारण क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे उस मटेरियल पे अननेसेसरी एक प्रेशर जनरेट होगा, उसे बोलते हैं थर्मल प्रेशर। तो थर्मल एक्सपांशन और थर्मल प्रेशर, ये फंडा जिन जिन बच्चों को क्लियर, एक थम्स अप दो चलो जल्दी।